हमारे पास ईयर कौन सा है? अक्टूबर नवंबर 2005, पेपर 3। उस वक्त कोई वेरिएंट्स नहीं होते थे। इस पेपर के अंदर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी। कैलकुलेट फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज फॉर मर्काडो पीएलसी यूजिंग द डेटा इन अपेंडिक्स बी, and we need to evaluate any two ways in which the business might improve its financial efficiency. अब फाइनेंशियल एफिशिएंसी के 3 रेशियोज हैं हमारे सिलेबस के अंदर: इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ये 3 रेशियोज हैं हमारे सिलेबस के अंदर। तो पहले हम केस स्कैन करेंगे, दो रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फिर हम इसके 2 तरीके बताएंगे कि हम अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मर्काडो पीएलसी नाम से पता चल रहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्या कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मर्काडो पीएलसी मैन्युफैक्चर्स यानी सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी एंड कंज्यूमर जो इस्तेमाल करता है वो वाले गुड्स हैं। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स वॉशिंग मशीन, इनके बहुत अच्छे होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। इनकी 4 फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये मैन्युफैक्चर होते हैं इन द सेम कंट्री, यानी मल्टीनेशनल बिजनेस नहीं है लेकिन एक नेशनल लेवल का बिजनेस है। ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक्सपोर्ट होती है 30 कंट्रीज के अंदर। मतलब ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। क्या है? जिसकी प्रेजेंस मल्टीपल कंट्रीज के अंदर है। फ्लो प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी कांस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस होता है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और सेल्स बढ़ रही है। कंज्यूमर इनकम्स बढ़ रही है तो कंज्यूमर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज कर रहे हैं। This success has resulted in problems for the business that requires important decisions to be made by the board of directors. अब मामलात क्या हुए हैं? मामलात ये हुए हैं that profitable तो है सब चीजें, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही। प्रॉब्लम्स आ रही मतलब प्रॉब्लम्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो, प्रॉब्लम्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है। बात करते हैं हम आगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स क्या है। तो मर्काडो पीएलसी वाज फाउंडेड मेनी इयर्स अगो, पुराना बिजनेस है, बाय अ ब्रिलियंट इंजीनियर कॉल्ड जिन एल्म्स। ठीक है, एक इंजीनियर ने स्टार्ट किया था। He has controlled the business using an autocratic leadership style. कौन सा leadership style है? Autocratic leadership style है। ठीक है। When Jin retired, उसका बेटा आ गया। जब जिन रिटायर हुआ तो उसका उसका बेटा आ गया। क्या आ गया? उसका बेटा आ गया। यानी एक फैमिली में ही बिजनेस चल रहा था। बर्नी ने बिजनेस टेक ओवर किया और वो सेम लीडरशिप स्टाइल यूज कर रहा है। अब देखो सिनेरियो यहाँ पर ये आता है, जरूरी नहीं है कि जो लीडरशिप स्टाइल पहले चल रहा था वो आज भी चलता रहे, जरूरी नहीं है। बर्नी उसका बेटा है। ठीक है। क्योंकि देखो बिजनेसेस जब एक्सपैंड होते हैं तो यू नीड टू चेंज योर वे दैट यू आर ऑपरेटिंग। आगे बात करते हैं। ऑल ऑफ द कंपनीज फैक्ट्रीज एंड अदर डिविजन्स, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, सारे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के ऊपर है। सारे किसके ऊपर है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के ऊपर है। यानी सारे डिसीजंस ऊपर सीनियर मैनेजमेंट लेती है, विच मींस डिले भी आता होगा, देर भी होती होगी। ऑल मैनेजर्स रिपोर्ट टू हेड ऑफिस रेगुलरली। ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन, ऑटोक्रेटिक। एंड ऑल मेजर डिसीजंस हैव टू बी रिसीव्ड सेंट्रल अप्रूवल, ऊपर से अप्रूवल आएगा फिर काम हो सकता है। इसके एडवांटेजेस भी हैं कि सबको एक ही डायरेक्शन मिलेगी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इश्यूज भी आएंगे। अब देखते हैं इश्यूज क्या आ रहे हैं। नीचे चलते हैं। अच्छा, दिस स्ट्रक्चर हैड रियल एडवांटेजेस व्हेन फाइनेंसेस वर लिमिटेड एंड व्हेन जूनियर मैनेजर्स लैक एक्सपीरियंस। जब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, जब नॉलेज नहीं थी, तो जाहिर सी बात है ऊपर से जब डिसीजन मेकिंग हो रही है तो बेस्ट है, बेहतरीन है, क्योंकि नीचे वालों को तो कुछ पता ही नहीं है ना। लेकिन जब एक्सपैंड हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, वर्कर्स नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस हैं, फिर भी अब ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो वर्कर्स क्या फील करेंगे? डीमोटिवेटेड। क्या फील करेंगे? डीमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, now that the company is very large and has sales office abroad, this centralized structure no longer seems appropriate. Bernie and his directors are thinking about introducing a decentralized management structure, और आई थिंक इसका सवाल भी इस पेपर के अंदर होगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कैपेसिटी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। कैपेसिटी ऑलरेडी अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुकी है, मतलब हमारे पास अब स्पेयर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। और जो ऑपरेशंस डायरेक्टर है इज कंसर्न कि भाई आप वर्कर्स को भी और मशीन को भी 100% पे काम करवाओगे तो रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि अपनी करंट फैक्ट्री को एक्सटेंड करें या नई फैक्ट्री बनाएं। ठीक है, जिससे आपको रिलोकेशन वगैरह का मामला भी होंगे, लेकिन अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि हमसे अभी ये रिलेटेड इतना ज्यादा नहीं है। हमसे जो बात रिलेटेड है हमें शुरू में नजर आई थी कि भाई बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है लेकिन उसको मसले आ रहे हैं। वो क्या लिखा हुआ था? दिस सक्सेस has resulted in problems for the business that require important decisions to be made. अब एक प्रॉब्लम तो कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि बिजनेस एक्सपैंड हुआ था, बड़े लेवल पे जा तो चुका है,
लेकिन मसला आ रहा है, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, अच्छे तरीके से ऑपरेट तो कर रहा है, लेकिन बिजनेस को शायद चलाने के लिए पैसा ना हो। आगे चलते हैं। क्वालिटी प्रॉब्लम्स। क्वालिटी प्रॉब्लम्स में क्या देखते हैं कि क्वालिटी रीसेंट मंथ्स में फॉल हुई है। मसला क्या आ सकता है कि प्रोडक्शन स्टाफ खुश नहीं है, जाहिर सी बात है वर्कर्स डिमोटिवेटेड हैं, तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर वगैरह के फर्दर मसले आ रहे हैं, तो उसको भी हम स्किप करते हैं और हम अपने मेन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जो है फाइनेंशियल एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स, जो हमारा मेन सवाल भी इसी के ऊपर है। राइजिंग प्रॉफिट्स हैव नॉट लेड टू इंप्रूव कैश फ्लो। मैंने वही बोला ना, प्रॉफिटेबल तो है लेकिन कैश नहीं आया, यानी क्रेडिट पे बेचा हुआ है। बुक्स के अंदर मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया लेकिन अभी तक पैसा रिकवर नहीं किया है। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज बीन वरीड अबाउट दिस फॉर सम टाइम। She has gathered some recent accounting data to analyze the company's financial efficiency. कितने अच्छे तरीके से हम अपने करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज को और अपने अपने एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं। She might have to improve the ways in which the company manages its working capital. Current assets minus current liability, इसको मैनेज करना है और ये ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये कम होगा तो मामला अच्छे नहीं होंगे। तो ये बोल रहे हैं दिस माइट अलाउ द बिजनेस टू रिड्यूस इट्स हाई लेवल ऑफ बोरोइंग। अब जाहिर सी बात है बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लाना पड़ता है, और वो पैसा कहाँ से आता है? लायबिलिटीज के थ्रू आता है, जिसकी वजह से आपकी गेयरिंग भी बढ़ रही है, तो उसको कम करना होगा। क्या होगा? जरा डेटा देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है टेबल के अंदर। ये रहा अपेंडिक्स बी का डेटा, और आप अपेंडिक्स ए तो देखो तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन भी है, तो आप ये भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जरा हम आते हैं अपेंडिक्स बी का डेटा। तो हमारे पास 2004 का डेटा भी दिया हुआ है, 2005 का डेटा भी दिया हुआ है। जरा नीचे जाके देखते हैं। तो ये सवाल बोल रहा था कैलकुलेट फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज फॉर मर्काडो पीएलसी यूजिंग द डेटा इन अपेंडिक्स बी। तो हमें कुछ बताया नहीं कि किस ईयर का निकालना है, तो हम दोनों सालों का निकालेंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज बोले, अब आपकी मर्जी है, 3 रेशियोज आपके पास होते हैं, सही है। रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर है, डेटर्स डे रेशियो है, और अपना ट्रेड पेबल वाला रेशियो है। तो आपकी मर्जी है, अब कोई भी 2 निकाल लो। तो देखते हैं, जाते हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हम एक डेटर्स डे रेशियो तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डेटर्स भी दिए हुए हैं और नीचे सेल्स भी दी हुई है। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल, पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको 1 मार्क पक्का मिल जाए। सही है। फॉर्मूला क्या है वैसे हमारा? ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स, लेकिन यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ तो हम उसको भी यूज कर लेंगे। अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो जरा करो, ट्रेड रिसीवेबल था 2004 का 16 अपॉन सेल 200 मल्टीप्लाई बाय 365। जरा आंसर बताओ। और दूसरे वाले में 23 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 365। दोनों का आंसर बताओ। 29.2 पहले वाले का 29.2 डेज, दूसरे वाले का 33.58। मतलब जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो और ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। फ्रॉम 2004 टू 2005 अब वर्कर्स हमसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं। जी क्या किया? गलत किया कैलकुलेशन? तो चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो। नहीं, दोनों के ट्रेड रिसीवेबल्स निकाले ना अभी। तो पहले वाले साल में 2004 के अंदर 29 डेज के अंदर हमें पेमेंट मिल जाती है। अब हमें कितने दिन में मिल रही है? 33.58 डेज में, तकरीबन 34 डेज में पेमेंट मिल रही है। टाइम बढ़ गया, वर्कर्स कस्टमर्स देर से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है। एक ये मसला आ गया, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, कैलकुलेशन रिकॉर्ड कर ली। अब देखो दूसरा हम निकाल सकते हैं यहाँ पर इन्वेंटरी टर्नओवर। क्या निकाल सकते हैं? सही है। अब इसके अंदर 2 फॉर्मूलाज होते हैं। वैसे फॉर्मूला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नजर, तो हम सेल्स अपॉन क्लोथिंग स्टॉक भी कर सकते हैं। तो सेल्स अपॉन क्लोथिंग स्टॉक करेंगे तो 200 अपॉन 120 पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है? 250 अपॉन 180। जरा आंसर बताओ दोनों का। 1.66 हाँ, और 1.38। यानी इन्वेंट्री का जो टाइम पीरियड है, जो बिकने वाला टाइम पीरियड है जिसमें इन्वेंट्री पूरा सर्कल घूम जाती है, वो कम हो रहा है। अब इन्वेंट्री यानी हम अपने पास टाई अप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब खुद ही देख लो ना, पहले हम 120 की इन्वेंट्री रखते थे, अब हमने 180 मिलियन की इन्वेंट्री रखना स्टार्ट कर दी। अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ है। पहले हमारे रिसीवेबल सिर्फ 16 मिलियन के होते थे, 23 मिलियन के हो गए। हमारी सेल्स 15 मिलियन से बड़ी है, लेकिन मतलब क्या है, हमारा पैसा अच्छा खासा क्या हो रहा है? स्टक हो रहा है।
हमने 2 कैलकुलेशंस कर ली, आंसर कंफर्म करें, चलो। ओके, सेल्स टर्नओवर अपॉन स्टॉक, ठीक है, तो आप खुद देख लो 1.67 1.39, ठीक है, 29 बिल्कुल हमारा आंसर्स, ठीक है। 6 मार्क्स हमें मिल गए फाइनेंशियल एफिशिएंसी के, सही है। लेकिन अब तो 6 मार्क की कैलकुलेशन नहीं आएगी, अब 4 मार्क की आएगी। कितने मार्क की आएगी? अब सवाल है हमारे पास पार्ट 2, इवेल्युएट 2 ways in which the business might improve its financial efficiency। क्या कर सकते हैं हम अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें? अब देखो हमें नजर क्या आया है, हम इन्वेंट्री ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दूसरा, हम जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उनको टाइम क्या दे रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उनको? टाइम ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, अगले पैराग्राफ से, अगले पार्ट से आंसर लिखते हैं। The above data in the calculations show the above data in the calculations show that the financial efficiency of the business is declining as debtors या account receivables are taking more time to pay us back while more inventory is being tied up in the business. While more inventory is being tied up in the business. Full stop. Next paragraph. To tackle the particular issue, the business can reduce the credit period such as when doing credit sales, Mercado PLC can specifically mention the payment terms such as 20 days, which will allow the business to get the receivables quickly, and the business may not need to borrow to ensure efficient operations. However,
if the credit period offered, however, if the credit period offered is less than the industry average, the customers average, the customers may shift to competitors, so in order to avoid that, the business can offer discounts for prompt payments to retain customers. अगला पैराग्राफ, to solve the inventory problem, the business can do proper planning and based on the forecast hold the right amount of inventory, hold the right quantity of inventory to avoid inventory being tied up in the business, and ensuring greater financial efficiency however if an immediate demand comes in, the business might not be able to cater to it. फुल स्टॉप हो गया। हमने दो तरीके बता दिए कि हम अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और हमने साथ साथ कैलकुलेशन देख ली। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।